नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में और मैं AK सिन्हा। आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही डेंजरस बीमारी के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के क्लास को शुरू करने से पहले चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे दोस्तों ध्यान देंगे कि यहाँ पे कहा जाता है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मतलब कि आपने सोच लिया कि हम जीत गए तो आप कुछ हद तक जीत गए, अब वास्तविक जीत बाकी रहता है। यानी कि जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आप ठान लेते हैं कि हम किसी कार्य को करके ही रहेंगे तो आप उसको डेफिनेटली एक ना एक दिन जरूर कर लोगे। तो दोस्तों, बात सही है कि अगर आप मान लें अपने दिमाग में कि हम हार जाएंगे, तो अगर आप हारने वाले भी नहीं होंगे तो आपके अंदर एक बात बैठ चुकी है कि आप हार जाओगे, तो वहां पे आप क्या हो जाएंगे, हार सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही डेंजरस बीमारी के बारे में। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये डेंजरस है क्योंकि ये देखिए खतरनाक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कलरा का। अब ये कलरा क्या होता है? तो बहुत ही डेंजरस बीमारी है। अब ये किस प्रकार का बीमारी है दोस्तों? ध्यान देंगे, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए और ऑप्शंस दे दिया जाए, तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं एक्चुअली, तो आपको पूछ दिया जाए कि बताइए इनमें से कौन सा जो बीमारी है बैक्टीरिया के कारण होने वाला है, तो वहां पर आप ध्यान देंगे। तो कॉलेरा क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो फिगर दिख रहा है उसमें आपको दिखाई दे रहा है एक वायरस, सॉरी एक बैक्टीरिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो बैक्टीरिया है ये कोमा सेप्ड बैक्टीरिया है। तो इस बीमारी का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कोमा सेप्ड बैक्टीरिया होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो। विब्रियो कॉलेरा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो बीमारी है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या हो जाएगा? विब्रियो कॉलेरा हो जाएगा। तो देखिए, इसका बैक्टीरियल डिजीज हो गया और इसके कॉजेटिव एजेंट हो जाएंगे इस बीमारी का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है विब्रियो कॉलरे। यानी कि यह बीमारी विब्रियो कॉलरा के द्वारा होने वाला है और ये एक बैक्टीरिया है। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये फैलता कैसे है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जानने से पहले आपको एक हम स्लाइड दिखाते हैं, एक स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे ये कॉलरा फैलता है। देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको एक स्टोरी मिलेगी। जैसे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है कि नदी के किनारे ये उल्टी भी कर रहा है और साथ ही साथ इसने शौच कर दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो शौच कर रहा है उसमें हो क्या रहा है कि देखिए दोस्तों, शौच जो कर रहा था तो उसमें जो क्या थे, बैक्टीरिया थे, वो क्या हो गए, क्या हो गए,
ओके दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, शौच कर रहा है, साथ साथ वॉमिट भी कर रहा था। तो शौच के साथ साथ देखेंगे ये जो कॉलरा के जो बैक्टीरिया हैं वो पानी में जाकर के नदी के किनारे क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब ये मिक्स हो गए तो यहाँ पे जो औरत है इसने क्या किया, पानी को उठाया और देखिए पानी को लेके जा रही है। और यहाँ पे एक व्यक्ति ने शौच किया है जिसमें मक्खियां बैठी हैं। अब ये मक्खी देखिए उड़ते उड़ते एक व्यक्ति के हाथ में बढ़ जाती है और उसने हैंड शेक कर लिया और फिर उसने गेंद को उठाकर बच्चे को दे दिया। देख मक्खी जाकर के खाने के ऊपर भी बैठ गई। जब खाना के ऊपर बैठ गई और देखिए यहाँ पे जो पानी लाए थे वो व्यक्ति पी रहा है, खाना भी यहाँ पे कंटामिनेटेड हो चुका है। अब इसको क्या कर लिए, इन लोगों ने खा लिया। जब खा लिया तो क्या हुआ, पेट में गड़बड़ हुई और ये वोमिट और लूज मोशन हो गया। अब क्या हुआ कि अब फिर सुबह हो रहा है। देखिए जो व्यक्ति है संक्रमित हो गया और वो क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है और साथ ही साथ उसका जो है वो लूज मोशन हो गया है। अब ये लड़का जा रहा है डॉक्टर के पास। देखिए लड़का डॉक्टर के पास पहुंच गया और इसको डॉक्टर को लेकर के उसको घर पे देखिए, देख सकते हैं आप ये कितना क्या है, व्यक्ति कितनी बीमार दिखे स्थिति में दिख रहा है। अब ये जो डॉक्टर है उन्होंने पानी को मंगाया जो कि वो उसकी माँ ने कहाँ से लाया था, नदी में से लाया था। फिर यहाँ पे छान रही है, फिर उसको उबाल रहे हैं। अब ये उबालेंगे लगभग 30 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, पानी में जितने भी बैक्टीरिया वो मर जाएंगे। अब इस पानी को क्या करेंगे, 1 लीटर पानी ले लिया उन्होंने, नमक को डाला, फिर शुगर को डालेंगे। देखिए अब ये पावरफुल हो गया। अब क्या हुआ, अब इसको ये पिला देंगे। ये एक क्या है प्रोसेस है जिससे क्या किया जाता है, व्यक्ति को हाइड्रेट रखा जा सकता है। अब क्या हुआ, कॉलरा बीमारी फैल रहा था तो इसके पिता को वो हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर इस बच्चे ने क्या किया, लोगों को बताना शुरू किया कि कॉलरा से कैसे बचा जा सकता है। देखिए बच्चे को रोक रहा है कि क्या कीजिए, पहले आप हाथ को धोइए। व्यक्ति देखिए यहाँ पे खुले में शौच कर रहा था। अब यहाँ पे शौच किया तो पानी में मिश्रित हो गया। तो अब क्या होगा कि उसको ढकेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब गड्ढा खोद दिया इन्होंने और गड्ढा खोद के इन्होंने शौचालय बना दिया कि कोई भी जाए तो उसमें क्या करे, शौच करे। अब इसको रोक रहा है क्योंकि यहाँ पे मछली थी वो ऑलरेडी क्या थे, कंटामिनेटेड थे। फिर यहाँ पे इसको इन्होंने स्टरलाइज कर दिया, साफ कर दिया, फिर गर्म पानी कर दिया जिसमें क्या हो जाएंगे, ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। अब क्या हुआ कि ये भोजन को ढक रहा है। अब ये अपने पिताजी से मिलने गया था। अब क्या हुआ कि इस लड़के ने, इन लोगों ने मिल करके अपने गांव को क्या कर लिया है, कॉलरा के फैलने से बचा लिया है। अब देखिए व्यक्ति जो है अब अंदर शौच करने जा रहा है, अच्छे से हाथ धो रहा है। अब मक्खियाँ हैं वो नहीं भिन भिना रही है। अब देखिए भोजन ढका हुआ है तो उसके ऊपर मक्खियाँ तो बैठेंगी नहीं। फिर यहाँ पे हाथ धो करके ये क्या कर रहे हैं, साबुन से हाथ धो रहे हैं और हाथ धो लेंगे तो होगा कि ये स्टरलाइज हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये नहीं फैलेगा। ये आपके पिताजी क्या हो गए, अच्छे हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कलरा कैसे होता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, आखिर ये फैलता कैसे है। तो दोस्तों बात करेंगे ये फैलता कैसे है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो दोस्तों हम यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन की बात करें तो आपने स्लाइड में देखा था कि व्यक्ति ने क्या किया था, खुले में शौच किया था और साथ ही साथ वोमिट हुआ तो वो पानी में मिश्रित हुआ था। और पानी में क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया जो है विब्रियो, जिसको हम कहते हैं विब्रियो कलरा बैक्टीरिया है, वो क्या हुआ पानी में मिश्रित हो गया और वो पानी लेके गई, यानी उससे क्या हुआ, बीमारी फैला। तो
इसका जो ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो है, देखेंगे दोस्तों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, तो देखेंगे। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा फीकल ऑरल रूट। मतलब कि फीकल ऑरल रूट क्या हो गया कि उस व्यक्ति ने शौच किया था और शौच से क्या हुआ, पानी में मिश्रित हुआ, पानी में मिश्रित हुआ, उसने पानी पिया, यानी कि ऑरल, मुख के द्वारा उसके अंदर चला गया। देखिएगा दोस्तों, और कह सकते हैं हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि ये जो डिजीज है वो जनरली किससे फैलता है, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो बीमारी है कॉलेरा, इसका खोज किसने किया था। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो कॉलेरा बीमारी है इसका खोज किया था रॉबर्ट कोच ने, डिस्कवर्ड बाय, इस बीमारी का खोज इस बीमारी का खोज किसने किया, तो इस बीमारी का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने इस बीमारी को डिस्कवर किया था। फिर यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉन स्नो। देखिएगा दोस्तों, जॉन स्नो। अब ये जॉन स्नो ने क्या किया, तो इसको हम देखेंगे। तो एक्चुअली इन्होंने बताया था कि ये जो कलरा होता है वो कंटामिनेटेड वाटर से फैलने वाली बीमारी है। इन्होंने बताया, क्या बताया, कि कलरा कलरा दूषित जल से फैलता है। यानी कि जो जॉन स्नो नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने बता दिया कि जो कलरा है किससे फैलता है, तो दूषित जल से फैलता है। और रॉबर्ट कोच ने इस बीमारी को डिस्कवर किया था, कलरा को डिस्कवर किया था। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि ये बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है, फैलता कैसे है, इसकी डिस्कवरी किसने की और किसने कहा कि ये दूषित जल से फैलता है। अब हम बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। तो देखिएगा, ये जो कलरा दिख रहा है, ठीक है, इसके सिम्टम्स की भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब होता है कि बीमारी के जो संक्रमण के बाद बीमारी के लक्षण कितने दिन उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये जो बीमारी है कलरा, इसके संक्रमण होने के जो सिम्टम्स हैं वो कितने दिन में उत्पन्न होंगे, तो 2 से 3 दिन में इसके जितने भी सिम्टम्स है वो दिखाई देने लगेंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कलरा के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने उस इमेज में भी देखा था, वीडियो जो चल रहा था आपने उसमें भी देखा था कि व्यक्ति क्या था कि डायरिया, सबसे पहले देखिएगा उसका सिम्टम था कि डायरिया। अब डायरिया का मतलब आप समझिएगा लूज मोशन,
लूज मोशन। अब लूज मोशन यानी कि उसका पेट क्या हो रहा था, झड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो लूज मोशन हो गया था, तो पहला इसका जो सिम्टम होगा वो होगा लूज मोशन। लूज मोशन जिसे आप डायरिया कहते हैं। जिसे आप डायरिया कहते हैं। हम दूसरे सिम्टम्स की बात करेंगे तो देखिएगा, वॉमिटिंग है, या नौसिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि होता है कि मितली आता अंदर, उल्टी जैसा भाव बना रहता है, यानी कि यहाँ पे उल्टी आना। उल्टी आना यानी कि वॉमिटिंग। फिर यहाँ पे बात करते हैं जो तीसरा सिम्टम है, जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम बीमारी में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें फीवर इंक्लूडेड रहता है, तो यहाँ पर भी क्या है, तो फीवर है, बुखार। बुखार आना। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे है कि रैपिड वेट लॉस, मतलब कि तेजी से क्या होता है, वजन घटता है। और वजन क्यों घटेगा, क्योंकि व्यक्ति को क्या होगा कि वो खाना खाएगा, पचेगा नहीं, नहीं पचेगा, उसके शरीर में लगेगा नहीं, और जब उसमें भोजन लगेगा नहीं तो व्यक्ति का वजन दिन प्रतिदिन क्या होगा, घटता जाएगा, यानी कि वजन में कमी। वजन में कमी आएगी। अब हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करेंगे तो होता यही है कि जो हार्ट बीट का रेट है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, यानी कि तेज दिल धड़कना। तेज दिल धड़कने लगता है। फिर होता यही है कि मुंह माउथ सूखता है, यानी मुख का सूखना, ड्राई होना, मुख का ड्राई होना। फिर अगर हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं तो वो है डिजीनेस, यानी कि चक्कर आना। चक्कर आना, तो यहाँ पे माउथ सूखता है, फिर चक्कर आता है। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो सिम्टम है उसके रूप में और हम बता सकते जैसे कि बीपी क्या होता है, बीपी घट जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसके सिम्टम्स देखा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कि व्यक्ति क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट, अब ये डिहाइड्रेट करने का मतलब होता है कि उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अब पानी की कमी हो जाती है तो उसको दूर कैसे करेंगे, इसके लिए हम आप बात करते हैं अब ट्रीटमेंट की। तो देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति में जो पानी की कमी हुई है उसको हम करेंगे दूर, और दूर करने के लिए ओआरएस का घोल पिलाएंगे। ओआरएस का घोल पिलाएंगे, जिससे क्या होगा, व्यक्ति का जो डिहाइड्रेट हो चुका है वो फिर से रिहाइड्रेट हो जाएगा। अब ओआरएस का मतलब क्या होता है, तो ओआरएस को हम कहते हैं ऑरल रिहाइड्रेशन सीरप, जिसमें क्या होता है, नमक होता है, पानी होता है और शुगर होता है। इसको मिक्स करते हैं एक अनुपात में, जिससे बन जाता है ओआरएस। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि हम क्या करते हैं, व्यक्ति को पानी भी चढ़ा देते हैं, पानी भी चढ़ा देंगे, यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड रिहाइड्रेशन, जिससे पानी की पूर्ति हो जाएगी। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनका हम यूज करके व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो कुछ एंटीबायोटिक है
उसको हम देखते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। फिर है क्लोरामाफेनिकॉल हो जाएगा। क्लोरामाफेनिकॉल, यानी कि ये जो बीमारी है कलरा, इसको ट्रीट करने के लिए हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, फिर क्लोरामाफेनिकॉल का ही यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम इसके वैक्सीन की बात करते हैं कि ये जो कलरा है इसके लिए कौन सा वैक्सीन लगेगा, तो सिंपल सा इसका नाम है कॉलरा वैक्सीन। कॉलरा वैक्सीन, यानी कि कॉलरा वैक्सीन आप क्या करते हैं, कॉलरा वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको कॉलरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त को भी ये नॉलेज मिले कि आखिर ये कॉलरा होता क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है, या किसी को हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की। तो दोस्तों नेक्स्ट डिजीज है वो है कॉमन कोल्ड। अब ये कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य सर्दी। सामान्य सर्दी, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सामान्य सर्दी है कॉमन कोल्ड है, ये है क्या, तो अब हम जानने वाले हैं वायरल डिजीज के। इसके पहले हमने जितने भी डिजीज की बात की थी वो सभी के सभी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले डिजीज थे। अब हम बात करेंगे वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियों को। जैसे कि देखिएगा कॉमन कोल्ड, तो अब आपको पता चल ही चुका है कि कॉमन कोल्ड क्या है। तो कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है। यानी कि विषाणु जनित रोग। यह एक विषाणु जनित रोग है। अब बात रहा कि ये किस विषाणु के कारण होता है, तो आपके सामने है राइनो वायरस। तो दोस्तों देखिएगा राइनो वायरस, यानी ये जो कॉमन कोल्ड है ये किसके कारण होता है, तो एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम है राइनो वायरस। आपको इसमें डायग्राम में आपको कुछ ये कोरोना की तरह दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जो वायरस होते हैं उनका शेप ही ऐसे होता है। तो यह जो राइनो वायरस है वो इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट है। देखिएगा कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो वो है राइनो वायरस। राइनो वायरस, तो दोस्तों ये विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है और ये राइनो वायरस के कारण होता है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसको नोट करेंगे कि ये जो वायरस है वो नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी हमारा जो नाक है और हमारा जो श्वसन मार्ग है, श्वसन अंग नहीं श्वसन मार्ग है, उसको क्या करता है, डैमेज करता है। यानी कि यह वायरस नोज एवं रेस्पिरेटरी ट्रैक श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। बट दोस्तों ध्यान देंगे यहां पर ये जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक और नोज को प्रभावित करता है, बट यह फेफड़ा को
प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन सा वायरस है या किस बीमारी में क्या होता है कि जो राइनो वायरस है वो नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करता है, प्रभावित करता है, लेकिन लंग्स को प्रभावित नहीं करता है, फेफड़े को प्रभावित नहीं करता है, तो वो है कॉमन कोल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये जाना कि इसके कॉजेटिव एजेंट कौन है और ये कैसे क्या करता है, एक्शन करता है। अब हम बात करते हैं ये बीमारी फैलता कैसे है। देखिए दोस्तों, अब हम इस बीमारी के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो एक व्यक्ति है और ये हैंड शेक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हैंड शेकिंग से भी फैलता है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है वो छींका, वो जो छींका तो देखेंगे इसके माउथ से ये पानी की बूंदें निकल रही हैं। अब इस पानी के बूंदों के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो ये वायरस उसमें भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के द्वारा भी क्या पहुंचते हैं, हाथ से हैंड शेकिंग के द्वारा भी पहुंचते हैं और साथ साथ ईयर के द्वारा भी पहुंचते हैं, या व्यक्ति के माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके द्वारा पहुंचते हैं। तो इसका जो ट्रांसमिशन होगा कैसे होगा, तो देखिएगा हैंड शेकिंग हाथ मिलाने से फैल सकता है। अब है इन्फेक्टेड पर्सन के माउथ से निकलने वाले ड्रॉपलेट से। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं हैंड शेकिंग से फैल जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन के माउथ से निकलने वाले ड्रॉपलेट से, और हाँ संक्रमित व्यक्ति के द्वारा यूज किए गए वस्तुओं से। संक्रमित व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं से भी क्या होता है, ये बीमारी फैलता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बात किया ये जो कॉमन कोल्ड है वो कैसे फैलता है, तो हैंड शेकिंग से फैल जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन के माउथ से निकलने वाले ड्रॉपलेट से फैल जाएगा, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं से भी क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। जैसे कि देखिए मान करते हैं कि व्यक्ति है जिसको कॉमन कोल्ड हुआ है, इसने क्या हुआ जब खांसा तो इसने अपने जो रुमाल है उसको मुंह के ऊपर रखा। अब एक्चुअली हुआ ये है कि उस रुमाल को कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर लेगा, और जब उस रुमाल को कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर लेगा तो उस रुमाल में कॉमन कोल्ड के वायरस है। कौन सा वायरस, राइनो वायरस। अब हुआ कि ये जो राइनो वायरस है उसके संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आया, और जब स्वस्थ व्यक्ति आया यानी कि उसने उस हैंकरचीफ यानी कि जो रुमाल है उसको यूज में लाया, जब यूज में लाया तो वो उसके अंदर पहुंच गया और जा करके क्या कर दिया, उसको भी संक्रमित कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये बीमारी तो फैल गई। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बीमारी फैली तो बीमारी के जो लक्षण है कितने दिन में उत्पन्न होंगे, तो इस बीमारी की हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। यानी कि इस बीमारी का जो संक्रमण काल होता है, यानी कि बीमारी में वायरस अंदर प्रवेश कर गया और कितने दिन के बाद ये संक्रमित कर देगा और सिम्टम्स उत्पन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों 3 से लेकर 7 दिन का, यानी कि बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 3 से लेकर 7 दिन का, यानी 3 से 7 दिन के अंदर या 3 से 7 दिन जैसे ही होगा बीमारी के लक्षण सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, क्योंकि हमने जाना इसके पैथोजन कौन कौन से हैं,
ये किस ऑर्गन को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित नहीं करता है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट कैसे होता है, पहुंचता कैसे है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो देखिएगा दोस्तों, यानी जो कॉमन कोल्ड है उसके जनरल सिम्टम्स क्या क्या है। तो सबसे पहले रनी नोज। रनी नोज मतलब क्या होता है कि नाक बहना, भोजपुर में इसको आता है कि पोटा निकलना। तो होता यही है कि नाक बहना, यानी कि आपका जो नाक है उससे लगातार क्या होते रहते हैं, म्यूकस तरह पानी निकलने लगते हैं, रनी नोज होता है। तो पहला सिम्टम हो जाएगा रनी नोज। अब देखिए, अब जो दूसरा सिम्टम है वो है फीवर, बुखार। अब तीसरे सिम्टम की बात करेंगे तो तीसरा सिम्टम है राइनाइटिस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने राइनाइटिस का, अब राइनाइटिस कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो नाक है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये नाक है, अब नाक है तो इसमें होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें होती है जलन, उसी को हम राइनाइटिस कहते हैं। और कॉमन कोल्ड को हम राइनाइटिस के नाम से भी जानते हैं। कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है, तो वो है राइनाइटिस। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो अनदर सिम्टम है, दूसरे और सिम्टम्स है, कौन कौन से हैं। तो राइनाइटिस हो गया, फिर कफ, यानी कि इस बीमारी में व्यक्ति को खांसी भी होती है, खांसी भी होती है। फिर अनदर सिम्टम की बात करें तो क्या होता है, सिर में चक्कर की तरह होते हैं, चक्कर की तरह। ओके, अब जो है गला, यानी कि जो इस बीमारी में, साथ हमने आपको बताया भी था कि ये क्या करता है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करता है, यानी कि गला क्या होता है, सूखा सूखा खसखसा खसखसा, सॉर थ्रोट, गला का खसखसा होना, या गला बजना जिसको कहते हैं। आपको इसमें लगता है कि चुभ रहा है, वैसे तो हमने देख लिया कि चक्कर की तरह आते हैं, गला खसखसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और फिर जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है सर दर्द। सर दर्द हो जाता है। फिर यहाँ पे है जो नेक्स्ट हमारा सिम्टम है वो है वीकनेस, वीकनेस यानी कि कमजोरी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस बीमारी में क्या इतने सिम्टम्स हैं। अब इस बीमारी के हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो वो या बचेंगे कैसे। तो बचने के लिए क्या होगा कि हम व्यक्ति के संपर्क से दूर रहेंगे और उसके द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। और फिर इसका ट्रीटमेंट, तो प्रिवेंशन में आप लिख सकते हैं कि रोगी के संपर्क से दूर रहेंगे, उसके द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, और रोगी को कहेंगे कि जब भी खांसे हो तो अपने माउथ पर रुमाल जरूर रखें। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होगा कि आपको एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन ड्रग का यूज करना है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नया लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।